औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ये टॉप पे जो इक्वेशन नज़र आ रही है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। या फिर इसका जनरल सोल्यूशन दे दिया जाए, जिस तरह यहाँ पे जनरल सोल्यूशन दिया गया है। ये जनरल सोल्यूशन आपको पेपर में आ जाएगा, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन आपने याद रखनी जो होती है d2y/dx2 + y = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसका जो सोल्यूशन होता है y = a cos + b sin होता है। इसी पे बेस्ड हम एग्जांपल्स करेंगे। और ये इसका जनरल सोल्यूशन कहलाता है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी एंड बी, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो इससे जिसका ये जनरल सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी सेकंड ऑर्डर होगी, उसका ऑर्डर भी सेकंड 2 होगा। A solution of a differential equation which contains as many arbitrary constants as the order of the differential equation is called the general solution. जनरल सोल्यूशन में जितने कांस्टेंट्स होते हैं उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सोल्यूशन से जो सोल्यूशन ऑब्टेन होता है बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू द कांस्टेंट। अगर इन कांस्टेंट्स को हम पार्टिकुलर वैल्यूज दे दें, जो इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी, वो वैल्यूज हम इन कांस्टेंट्स को लगा के इनसे नेक्स्ट जो बनने वाला सोल्यूशन होगा वो उससे कहेंगे हम ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है। द ग्राफ ऑफ द पार्टिकुलर सोल्यूशन इज कॉल्ड द इंटीग्रल कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एमसीक्यूज बन सकता है कि जो ग्राफ बनेगा पार्टिकुलर इंटीग्रल का, इंटीग्रल मीन सोल्यूशन इज कॉल्ड द इंटीग्रल कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जनरल सोल्यूशन दिया गया f(x, y) c1 c2 अप टू सो ऑन cn। इसमें n कॉन्स्टेंट्स हैं, तो जिसका ये जनरल सोल्यूशन है वो उसका ऑर्डर भी n होगा। बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y एंड कंटेनिंग n कॉन्स्टेंट्स it is possible to form a differential equation of order n such that the given relation 1 is the general solution of the differential। ये जो इक्वेशन 1 है, हम डिफरेंट वैल्यूज देके इन कांस्टेंट को इनका n टाइम डेरिवेटिव लेके हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये बात हो रही है। दिस इज डन बाय डिफरेंशिएटिंग वन n टाइम्स देयर बाय कंटेनिंग n इक्वेशंस एंड देन एलिमिनेटिंग the n constants from the original relation and derived equation. This method is related by the given examples. Let's see the example number 1, the equation y is equal to x plus a। आप जानते होंगे y is equal to, हम जो इक्वेशन लेते हैं y is equal to x, आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो अगर इस तरह से हो क्वाड्रेंट, तो ये सेंटर से पास करती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होती है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y is equal to x plus a है, उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ऐड किया गया, मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो एक ये फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बनती है ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए। अब इस ए को एलिमिनेट करने के लिए अब इसमें एक ही कांस्टेंट यूज़ किया गया, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए इसका जो डेरिवेटिव लिया जाएगा वन टाइम ही डेरिवेटिव वो आएगा, और इस ये हम इस कांस्टेंट को, इस जो कांस्टेंट ए यूज़ किया गया इसको एलिमिनेट कर देंगे। y इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे अब सपोज मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इक्वेशन है। अब इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी dy/dx इज इक्वल टू 1 और कांस्टेंट तो 0 हो जाता है। इस तरह से मैं इसकी इक्वेशन बना सकती हूँ, एलिमिनेट कर सकती हूँ इस कांस्टेंट को। ये एग्जांपल 1 थी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 जो है मेरे पास, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग टू कांस्टेंट। अगर दो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो मुझे टू डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होगी, एक ये इक्वेशन, टोटल मेरे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। सोल्यूशन देखें, इट इज़ क्लियर दैट 3 इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। एक ये जो गिवन इक्वेशन है, एक मेरे पास ये इक्वेशन हो जाएगी, और एक इक्वेशन ये होगी मेरे पास, और दो डिफरेंशियल इक्वेशन, एक टाइम वन टाइम डेरिवेटिव लूँगी तो एक कोस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स बनेगा, और सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूँगी तो माइनस ए साइन ऑफ एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन ऑफ एक्स का कोस ऑफ एक्स माइनस कॉमन लें, मतलब ये माइनस ए साइन ऑफ एक्स है, माइनस बी साइन ऑफ माइनस कॉमन लें तो आप, मतलब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास ए साइन ऑफ एक्स की, और यही हमारे पास y था तो नेगेटिव y बन जाएगा, और नेगेटिव इधर आके सेकेंड टाइम डेरिवेटिव जो हमने लिया हुआ है उसके साथ आगे प्लस इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 आ जाएगा, और इट इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 1 इज़ द जनरल सोल्यूशन। जो गिवन डिफरेंशियल, जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई थी वो जनरल सोल्यूशन है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 1 इज़ द जनरल सोल्यूशन। दिस इज़ 1, ये जनरल सोल्यूशन है ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिएगा, इसका ही हम बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करेंगे एग्जांपल्स में।
Let's see another example. Example number 3, find the differential equation of all parabolas whose axes, ऐसे parabolas जिनकी axis जो है parallel to the y axis. अब parabola क्या होता है? Parabola इस तरह से होता है, और ये जो पैराबोला का जो पॉइंट, जो जिस पॉइंट पे पैराबोला एक्सिस को टच कर रहा था वो पॉइंट उसका वर्टेक्स होता है, उससे वी से तार किया जाता है और ये इसका फोकस होता है. और ये जो लाइन होती है, ये लाइन इस पैराबोला की एक्सिस होते हैं. अगर ऐसा क्वेश्चन में हमें पैराबोला दिया गया जिसके जो एक्सिस हैं वो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, मतलब फिर उसका जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह का पैराबोला है जिसके एक्सिस जो हैं वो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं. इसके एक्सिस, ये पैराबोला के एक्सिस, ये लाइन होती है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है विच इज़ लाई ऑन वाई एक्सिस. तो हमने क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपने फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर पैराबोलास हुज एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ये आपने इक्वेशन याद रखने की जनरल सोल्यूशन ऑफ द पैराबोलास हुज एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस होती है, उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है whose axis parallel to the y axis. ये पैराबोला की इक्वेशन है. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव टू एलिमिनेट ABC, क्योंकि हमने अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें चाहिए तो हमें इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करेंगे. अब इसमें 3 कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए गए हैं, A B एंड C. 3 कॉन्स्टेंट यूज़ किए गए हैं. अब 3 टाइम्स हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. फॉर दैट वी नीड 3 मोर इक्वेशंस चाहिए. डिफ्रेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली वी हैव, अगर 1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस बी आ जाएगा, और इसी का जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो 2a, और नेक्स्ट थर्ड टाइम लेंगे तो इसमें x बिल्कुल ख़त्म हो गया तो 0 हो जाएगा. देन द लास्ट इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द, क्योंकि लास्ट इक्वेशन में कोई कांस्टेंट बचा नहीं है. 3 टाइम्स ही डेरिवेटिव लेना था और 3 टाइम्स डेरिवेटिव लेने पे सारे कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाते, तो हमारे पास यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर पैराबोलास हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस. ये वैसे भी आपने याद रखना कि अगर कोई पैराबोला जिसके एक्सिस पर आल पैराबोलास की बात कर रहे हैं उस एक्सिस पैरेलल टू द वाई एक्सिस, उसकी इक्वेशन के उसके जनरल सोल्यूशन क्या होता है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. 3 कांस्टेंट हैं तो उसका हमें थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी, वो इस तरह से होगी डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस आ जाती हैं. वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज इन द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन. जितना ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किए गए होंगे. समटाइम्स वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू सप्लीमेंट्री कंडीशंस. कुछ कंडीशंस हमें गिवन होती हैं. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी पता है, हमें जनरल सॉल्यूशन का भी पता है, और क्या कहेंगे कि जनरल सॉल्यूशन से हम अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ जाने लगे हैं. ओके, इस तरह से अगर उन कांस्टेंट जो जनरल सॉल्यूशन में, जिस तरह यहाँ ये इसका जनरल सॉल्यूशन था, अब जनरल सॉल्यूशन में जितने कांस्टेंट यूज़ किए गए हैं अगर उनकी वैल्यूज़ देते हैं तो उन वैल्यूज़ दे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ लगा के हमें जो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा उसे हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे. डेफिनेशन देखना है. इनिशियल कंडीशन इट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी चाहिए होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस दे दी जाती है. द कंडीशंस रिलेट टू वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. पॉइंट टू बी नोटेड दैट अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू दी गई है, independent variable, one value of the independent variable y is equal to y naught at x is equal to x naught, written y of x naught is equal to y naught. मतलब इस तरह से हमें कोई एक ही वैल्यू दे दी जाए y of x, इस तरह से नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि y of 2 is equal to 3 अगर हमें दिया जाए तो यहाँ x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू होगी 3. ये x एस y बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन देन दे आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन. अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू दी गई है और तो ये हमारी इनिशियल कंडीशंस होती हैं और इन्हें वन पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस भी कहते हैं. एंड x नोट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, और जो x नोट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू दी गई है उसे इनिशियल पॉइंट कहेंगे. और इन कंडीशंस को इनिशियल कंडीशन या वन पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस भी कहते हैं. इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्ट of differential equation of any order together with a collection of initial condition that must be satisfied by solution of differential equation. उस differential equation का order कुछ भी हो सकता है,
जिसकी इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं। बाउंड्री इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए साइड दैट ऑल द एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट्स, अब जो इस रिलेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यहाँ अब एक्स की इनिशियल में एक्स की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक ही वैल्यू थी, और बाउंड्री कंडीशंस में इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की जो वैल्यू होगी टू डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की टू डिफरेंट वैल्यूज आर कॉल्ड द टू पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। भी उसे ऐसी प्रॉब्लम जिसमें कंस्ट्रेंट जो दी गई है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टू वैल्यूज दी गई हैं, ऐसी प्रॉब्लम को कहेंगे टू पॉइंट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और सिंपली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, आप देखते हैं एग्जांपल के हिसाब से कि जनरल सोल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, इनिशियल कंडीशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी गई हो तो इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री वाली कंडीशन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए अब हम वो समझते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x गिवन है एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 गिवन है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x है। जब इसको मैं इंटीग्रेशन करूँगी ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मेरे पास y इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्र बाय 2 होगा, तो 2 से कैंसिल एक्स स्क्र प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस फंक्शन। ये जो मेरे पास सोल्यूशन आया, ये इस गिवन जो मेरे पास इक्वेशन आई है, ये सोल्यूशन है ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस सोल्यूशन में एक ही कांस्टेंट यूज़ किया क्योंकि वन टाइम फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और एक ही टाइम इसको मैंने इंटीग्रेट करके एक ही जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें एक ही कांस्टेंट यूज़ किया। अब इस कांस्टेंट सी की वैल्यू निकाल के अब हम दोबारा से गिवन जो हमें y इज इक्वल टू एक्स के प्लस सी निकाली है, अगर इसमें एक्स की वैल्यू हम लगा देंगे तो ये मेरे यही सोल्यूशन जो जनरल सोल्यूशन है जिसमें कांस्टेंट होते हैं, अगर इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यू लगा दें जो क्वेश्चन में हमें गिवन इनिशियल कंडीशन दी गई है, तो यही सोल्यूशन मेरा पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह से हम इनिशियल कंडीशन का यहाँ यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। y of 1 इज इक्वल टू 4 और दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे फिर x इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू 4 है। अभी हमने जो इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस सी, इसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 इसमें लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 इज इक्वल टू 1 स्क्र प्लस सी, देन c इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। अब c की वैल्यू जो हमने जनरल सोल्यूशन निकाला था वहाँ लगा देते हैं। हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन था वो था y स्क्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस c था, और यहाँ पे c की वैल्यू हमने 3 निकाली वो लगा देंगे तो यही जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। यही मेरा पार्टिकुलर सोल्यूशन है। अब यही सोल्यूशन मेरा पार्टिकुलर सोल्यूशन है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x एंड इनिशियल कंडीशन हमारे पास थी y ओवर 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल टू 1, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एक ही है, y इज इक्वल टू 4 है। ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन थी। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू दो एक से ज़्यादा आ जाती है, जिस तरह x इज इक्वल टू 1 यहाँ है, अगर x एक और भी x की वैल्यू होती है इनिशियल कंडीशन, तो वो ही इनिशियल कंडीशन मेरी बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। ये डेफिनेशन पहले हम सारी कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस सी निकला और यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू वापस लगाई, तो यही मेरा सोल्यूशन पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। Let's see another example. एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस वाई ऑफ पाई बाय 4। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और दो कंडीशंस दी गई है, वाई ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड वाई प्राइम पाई बाय 4 इज इक्वल टू
1 स्क्वायर रूट 2, ये दो हमें कंडीशंस दी गई हैं। ये मेरे पास अब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 डिफरेंट वैल्यूज होती तो ये बाउंड्री कंडीशंस होती। अभी यहाँ ये भी इनिशियल कंडीशंस हैं और y की वैल्यू पहले स्क्वायर रूट 2 है और y प्राइम की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। चलिए अब पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सोल्यूशन निकाल के फिर हम बाउंड्री कंडीशन से इनिशियल कंडीशन लगा के फिर इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम पहले ही देख चुके हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास अब देखते हैं इसका हम देख चुके हैं जनरल सोल्यूशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई। तो इसका जनरल सोल्यूशन वाई ऑफ ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कोस ऑफ एक्स होता है। और इसी का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई प्राइम इज इक्वल टू ए कोस ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास ए कोस ऑफ एक्स हो जाएगा और कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। और बाय गिवन कंडीशंस वी हैव रिस्पेक्टिवली, अब गिवन कंडीशंस इस पे अप्लाई कर लें। एक जनरल सोल्यूशन ये था और इसी जनरल सोल्यूशन का जब हमने डेरिवेटिव लिया और एक ये सोल्यूशन आया। अब इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्योंकि वाई प्राइम में और वाई में थी तो एक्स इज वाई ऑफ वाई पाई बाय 4, तो वाई की हमारे पास स्क्वायर रूट 2 वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 होगी। और एक्स की जगह हम इस गिवन इक्वेशन में एक्स जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ पाई बाय 4 लगाएंगे तो ए साइन पाई बाय 4 प्लस बी कोज ऑफ पाई बाय 4। पाई बाय 4 जो साइन होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है और कोस भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। ये हमारे पास एक ही इक्वेशन बन गई। दूसरी हमारे पास कंडीशन थी वाई प्राइम और पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, जहाँ एक्स होगा वहाँ पाई बाय 4 और जहाँ वाई होगा वहाँ 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। और यहाँ अब इसमें इस इक्वेशन में हम जब ये वैल्यूज लगाएंगे इनिशियल कंडीशन एक्स की जगह पाई बाय 4 ए ऑफ पाई बाय 4 एंड माइनस बी साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है, ए ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस बी स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो हमारे इधर राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट 2 है और इधर भी स्क्वायर रूट 2, इधर से आप 1 ओवर स्क्वायर रूट कॉमन लेंगे और जब ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट 2 इधर से जब कॉमन लेंगे उधर से राइट साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इधर से जब 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू रूट 2। इधर से भी इस इक्वेशन से भी 1 ओवर स्क्वायर रूट कॉमन ले लें तो वो भी राइट साइड पे क्योंकि 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है और तो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा इधर। तो ये हमारे पास इधर स्क्वायर रूट क्योंकि इधर 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है तो इधर स्क्वायर रूट 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 तो ये डिवाइड हो जाते हैं कैंसिल आउट होके इज इक्वल टू 1। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। जब इन दोनों इक्वेशंस को हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करेंगे माइनस बी प्लस बी कैंसिल तो 2a इज इक्वल टू 2 1 प्लस 3 तो a इज इक्वल टू 3/2 बनेगा। जब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर a की वैल्यू जब वापस लगाएंगे हमारे पास b की वैल्यू हो जाती है 1/2। जब इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आप इस इक्वेशन जनरल सोल्यूशन में लगाएंगे तो आपके पास यही जनरल सोल्यूशन पार्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा y इज इक्वल टू 3/2 साइन ऑफ एक्स एंड b की जगह 1/2 यहाँ लगा दें तो 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 कोस ऑफ एक्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल 5 इसी तरह एग्जांपल 6 है। एग्जांपल 6 में कहा गया वेरीफाई दैट y ऑफ y इज इक्वल टू c1 कोस ऑफ एक्स, c1 कोस ऑफ एक्स है c1 cos of x and y is equal to c2 sin of x are solutions of this differential equation। फाइंड करें पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और विद द बाउंड्री कंडीशन। यहाँ देखें हमारे पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है और यहाँ y ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 है। यहाँ मतलब x की वैल्यू यहाँ 0 है, y यहाँ x की वैल्यू पाई बाय 2 है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ हैं तो ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वेरीफाई करना है कि ये y इज इक्वल टू साइन c1 cos ऑफ x एंड y इज इक्वल टू c2 sin ऑफ x इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे उसके बाद हम बाउंड्री कंडीशंस लगा के इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे। हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं।
y इज इक्वल टू c1 cos ऑफ x एंड y इज इक्वल टू c2 sin ऑफ x। हम इन दोनों सॉल्यूशंस को हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो y इज इक्वल टू c1 ऑफ cos ऑफ x हमने लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन ट्वाइस, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम 2 टाइम्स इनका डेरिवेटिव लेंगे। जब 1 टाइम लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस सी, क्योंकि cos ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन सी माइनस सी वन साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसका अगेन जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू सी वन कोज ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कोज ऑफ एक्स, यहाँ माइनस भी लगना था, माइनस सी वन कोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि वाई जो हमारे पास था वाई इज इक्वल टू सी वन कोज ऑफ एक्स है, और यहाँ माइनस सी वन कोज ऑफ एक्स आ गया, तो ये माइनस वाई के इक्वल आ गया। और यही माइनस वाई इधर जाके जब पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा डी स्केयर वाई, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, और डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये ही हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमने यहाँ से इस सोल्यूशन से बनाई। यहाँ से वेरीफाई हो गया कि सी वन कोज ऑफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम दूसरे सोल्यूशन जो है वाई इज इक्वल टू सी टू साइन ऑफ एक्स, अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। इसी तरीके से चेक करेंगे जिस तरह अभी हमने y इक्वल टू सी वन कोज ऑफ एक्स लेके चेक किया, इसी तरह हम सी टू साइन ऑफ एक्स को चेक करेंगे। c1 cos of x is the solution of d square of y over dx square plus y is equal to 0. Similarly, we can check that y is equal to c2 sin of x is also a solution of equation, so that we take derivative with respect to x. सिमिलरली आप इसको भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। उन्होंने सिमिलरली कह के आप पे छोड़ दिया। जब 1 टाइम डेरिवेटिव लेंगे y इज इक्वल टू सी टू साइन ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, और हम इसका विद रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सी टू कोज ऑफ एक्स हो जाएगा। और जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस सी टू साइन ऑफ एक्स, और हमारे पास यही y है, ये इधर गिवन y इज इक्वल टू सी टू साइन ऑफ एक्स था, हमारे पास माइनस सी टू साइन ऑफ एक्स है। अब यहाँ से ये माइनस वाई की इक्वल है, और माइनस वाई इधर आके पॉजिटिव वाई हो जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। और यही हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको ये सेटिस्फाई करता है। अभी हमारे पास आया कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वाई, और ये इधर आके पॉजिटिव वाई हो जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। y इज इक्वल टू सी टू साइन ऑफ एक्स इज आल्सो द सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से अब हम कह सकते हैं वेरीफाई हो गया। में कहा गया था कि पहले आप वेरीफाई करें, वेरीफाई हमने कर लिया। जो गिवन हमारे पास सोल्यूशंस हैं y इज इक्वल टू सी वन कोज ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू सी टू साइन ऑफ एक्स, ये दोनों इसके सोल्यूशंस हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा था वेरीफाई भी करें और फाइंड भी करें, इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड करें, पार्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड करना है, और हमने सेटिस्फाई करवानी है ये बाउंड्री गिवन बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस के हेल्प से हम पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हमारे पास ये दो y है, y दो सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू सी वन कोज ऑफ एक्स एंड दूसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू सी टू साइन ऑफ एक्स। ये दोनों सोल्यूशन को हम कंबाइन करें, एक हमारे पास है ये y और एक हमारे पास y इज इक्वल टू सी वन कोज ऑफ एक्स, दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन बनेगा ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू सी वन कोज ऑफ एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ एक्स। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। अब इस जनरल सोल्यूशन में हमें जो गिवन क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, बाउंड्री कंडीशंस वो इनमें लगाएंगे तो हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम कंडीशंस हमें क्या दी गई हैं, फर्स्ट कंडीशन दी गई है वो ये है, यहाँ से हम y इज इक्वल टू y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन है, यहाँ फिर x इज इक्वल टू हम पहले ज़ीरो लेंगे और y इज इक्वल टू वन लेंगे, पहले ये लगा के फिर एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे, यहाँ फिर x इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इज इक्वल टू टू यूज़ करके दूसरी कंडीशन बनाएंगे, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ देखें, जब इस इक्वेशन में हमने x ज़ीरो और y वन रखा तो हमारे पास बना
जब x 0 है, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, ये साइन 0 सारा c2 भी 0 हो जाएगा, c1 कोस ऑफ एक्स, कोस 0 हमारे पास 1 होता है तो c1 रह जाएगा, c1 प्लस 0, और y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 0 है और y इज इक्वल टू 1 है। x 0 किया तो ये सारा 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, और यहाँ c1 कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ 0 हमारे पास 1 होता है तो c1 रह गया, और c1 प्लस 0, तो हमारे पास c1 की वैल्यू आ गई 1, c1 की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू यहाँ हम लेंगे 2 और x की लेंगे पाई बाय 2। अब यहाँ x की वैल्यू हम लेंगे पाई बाय 2 एंड y की वैल्यू लेंगे 2 in to use this equation which is the general solution of the required differential equation. सो यहाँ जब लगाएंगे पाई के 90 पे है तो 90 पे कोस तो 0 हो जाएगा और साइन 91 होता है, यहाँ c2 रह जाएगा, c1 0 हो जाएगा, c2 जब c1 0 c2 फिर इज इक्वल टू 2 रह जाएगा, और ये c2 की वैल्यू और c1 दोनों की वैल्यूज आ गई, और अब गिवन इक्वेशन में लगा दें आप, ये हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है, यहाँ c1 और c2 की वैल्यूज लगाएंगे तो आपके पास जो पार्टिकुलर सोल्यूशन बनेगा विच इज़ y इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स प्लस 2 साइन ऑफ एक्स बनेगा। c1 c2 जो जनरल सोल्यूशन में जो कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ किए गए थे उनकी वैल्यू निकाल के हमने इस अगेन उस जनरल सोल्यूशन में लगाए तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, और यही हमने पूछा गया था कि वेरीफाई भी करें और पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करें विद बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, वो हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ एग्जांपल सॉल्व हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। एग्जांपल 7 आप लास्ट में देखिएगा, इसमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कि सोल्व द बाउंड्री, हमें क्वेश्चन में देखा सोल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करें, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पहले 0 यूज़ की गई और फिर x की वैल्यू हमारे पास मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें पहले 0 है फिर बाद में y, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि इसको सोल्व करें, मतलब इसका सोल्यूशन निकालें। तो अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशंस, हमें पता है कि इसकी जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है जनरल सोल्यूशन वो होता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस b कोस ऑफ एक्स होता है, और यहाँ जब हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले ये वाली यूज़ करेंगे तो x इज इक्वल टू हम यहाँ लेंगे 0 और y लेंगे 1, जब इसके अंदर यूज़ करेंगे तो x जब 0 होगा तो साइन 0 0 तो ये सारा 0, और x जब 0 होगा तो यहाँ b रह जाएगा, और यहाँ इधर इसकी लेफ्ट साइड पे 1 आएगा, b इज इक्वल टू 1, एक b की वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट अगेन जब दूसरी हमारी कंडीशन जो दी गई है बाउंड्री x इज इक्वल टू पाई एंड y इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन में x इज इक्वल टू हम लेंगे पाई और y लेंगे हम 5, जब इस जनरल सोल्यूशन में हम लगाएंगे x इज इक्वल टू पाई एंड y इज इक्वल टू 5 हम लगाएंगे तो साइन 180 पे तो 0 हो जाएगा, ये तो सारा 0 हो गया, और कोस 90 पे -1 होता है तो ये माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू 5। पहले बी की वैल्यू जब हमने ये वाली कंडीशन लगाई तो हमारे पास बी की वैल्यू आई 1, फिर जब हमने ये वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई तो हमारे पास बी की वैल्यू आई -5, मतलब 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यहाँ अब हमारे पास b की 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए एक ही डेफिनेट वैल्यू नहीं निकलेगी, वी कैन नॉट गेट एनी डेफिनेट वैल्यू ऑफ a, हैंस हमें जो क्वेश्चन में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई थी क्योंकि उसमें बाउंड्री कंडीशन थी तो ऐसी प्रॉब्लम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो b की डिफरेंट वैल्यू के लिए हैज़ नो डेफिनेट वैल्यू ऑफ a, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ नो सोल्यूशन, इट सोल्व्स दैट, यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि इट शोज दैट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम नीड नॉट ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन, के बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का ऑलवेज सोल्यूशन नहीं भी हो सकता।